वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पुरंदर एयरपोर्ट, जो पुणे शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस एयरपोर्ट का जो डेवलप होने जा रहा है पुरंदर में, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा और इसका रियल एस्टेट मार्केट में कैसे फेज वाइज डेवलपमेंट का इम्पैक्ट आएगा और इसके विषय पे अपडेट क्या आया है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पुरंदर एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पुरंदर तालुका में बनने जा रहा है। ये इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि एग्जिस्टिंग जो एयरपोर्ट पुणे शहर में है वो काफ़ी कंजेस्टेड है और वो एयरफोर्स के बेस में आने से इसकी एक लिमिटेशंस होती है। तो ये पुरंदर एयरपोर्ट एक अल्टरनेट ऑप्शन करके इसको बनाया जा रहा है। इसका लैंड रिक्वायर्ड जो है, ये बेसिकली पहले सोचा जा रहा था 7,000 एकर्स में ये बनने जाने वाला था। इसको कम करके अभी ये 3,000 एकड़ में ये बनने जा रहा है, जो करीबन 2,800 हेक्टेयर में ये बन के हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का एक कॉम्पेंसेशन मेजर जो और इंसेंटिव जो बनाया जा रहा है, ये पास थ्रू मेथड करके एक्विजिशन प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, जिसमें जो भी किसान की ज़मीन ली जाएगी उसमें ये रेडी रेकनर के 5 गुना रेट से ज़्यादा मिल सकता है। उसके साथ साथ जो 10% जो ज़मीन मिलेगी उनको रिटर्न में, वो डेवलप करके रिटर्न मिलेगी, वो एरो सिटी के अंदर आ जाएगी, जिसको रेसिडेंशियल प्लॉट्स जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको ये मिल सकती है। तो लैंड एक्विजिशन जो प्रोसेस है, इसका पूरा खर्चा अगर हम देखते हैं तो करीबन वो 4,500 से लेकर 6,000 करोड़ एक्सपेक्टेड है। और इसका टाइमलाइन जो एक बार लैंड एक्विजिशन होने के बाद जो कंस्ट्रक्शन होना चालू होगा वो करीबन 2026 साल से चालू हो सकता है। तो भाई इसके एक्सपेक्टेशन और एप्रिसिएशन जो प्राइस को देखने जा रहे हैं हम लोग, ये एक इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर है। बिकॉज आपका पुरंदर एयरपोर्ट जैसा बन के जाएगा तो उसके बाजू के जो विलेजेस या गांव है, ख़ास तौर के पारगांव, मेमाने और सासवड़, यहाँ पे काफ़ी एप्रिसिएशन होने को देखने को मिल सकता है और स्पेकुलेशन भी काफ़ी उस तरह से बन के जा रहा है। और ये मार्केटिंग प्लॉट जो डेवलपर वहाँ बनाया जा रहा है, इसका भी एयरपोर्ट फेसिंग और नियर एयरपोर्ट टैक्स के साथ ये डेवलप कर रहे हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। जैसा हमने बोला कि एक बार एयरपोर्ट ऑपरेशनली डेवलप होना चालू हो जाता है तो उसके साथ साथ रोड यूटिलिटीज़ कनेक्टिविटीज़ भी उसके साथ डेवलप होती है। ख़ास तौर पे एमआईडीसी एरिया जो होगा तो उसको भी ये इंटीग्रेट किया जाता है। रेसिडेंशियल जोनिंग कॉम्प्लेक्स के साथ ये एक लेआउट बन के डेवलप होना चालू हो जाता है। तीसरा जो है, ये कॉम्पेंसेशन और लैंड रिटर्न इंसेंटिव जो अभी किसानों को और जो ज़मींदार है उनको जो दिया जा रहा है, वो जल्द से जल्द उनको कन्विंस करके एक्सेप्ट करके उनको आगे प्रोसेस बढ़ाना है, ताकि एरो सिटी का डेवलपमेंट में उनको 10% का डेवलप प्लॉट रिटर्न मिल सकता है, जिसकी ज़मीन या लैंड ओनर या किसान जो भी इनकी ज़मीन अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। और चौथा है कि जो इन्वेस्टर्स और जो होल्ड डेवलपर्स है, इनका मेजर प्लान है कि जैसे गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आती है वो लीगल क्लियरेंस, टाइटल क्लियरेंस हो जाए, तो उस तरह से वो इन्वेस्टर को भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है इन्वेस्ट इंटरेस्ट फ्री करने के लिए। तो अभी इसमें जो चैलेंजेस जो बन के आ रही है वो थोड़ा हम समझते हैं, 2-4 चैलेंजेस है। चैलेंजेस शुरू में कोई भी एयरपोर्ट बनने में जो आती है वो सबसे होती है कि लैंड एक्विजिशन वाला जो पार्ट होता है, इसमें प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। बिकॉज किसानों की या जो भी लोकल लोग हैं वहाँ के, जिनकी ज़मीन पे एयरपोर्ट बन के आ रहा है, उनमें काफ़ी नेगोशिएशन होता है कॉम्पेंसेशन को लेके। उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जाती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके साथ साथ कई लोगों का प्रोटेस्ट होता है, गांव से प्रोटेस्ट आता है, एजिटेशंस होते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उसमें हमें अच्छा से अच्छा रेट मिलना है। ये केस में तो ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों ने डिमांड किया है कि हमें 10 करोड़ पर एकड़ का हमें रिक्वायरमेंट है, हमारा जो हमें मिलना चाहिए। उस तरह से नेगोशिएशन होता है। हालांकि सरकार ने जो बोला है या अपनी गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रपोजल दिया जा रहा है वो 4% टू मार्केट रेट और 5 गुना टू रेडी रेकनर रेट के हिसाब से ये प्लानिंग की जा रही है। तो उस तरह से ये नेगोशिएशन होगा और उसके आगे फिर जो भी उनकी ज़मीन ली जाएंगी, उनके 10% प्लॉट डेवलपमेंट करके उनको रिटर्न मिलेंगे, जो भी प्लॉट लिए जा रहे हैं 10% के साथ। तो ये जो है, ये लीगल स्टेटस और जो इम्पोर्टेंट होता है कन्वर्टिंग लैंड, एग्रीकल्चरल लेआउट वगैरह। अगर ये एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड बना के कन्वर्ट करना, गेटिंग लेआउट अप्रूवल्स और लीगल क्लियरेंसेस होता है, उसमें भी एक चैलेंज होती है लीगल स्टेटस को समझने के लिए। और वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स होते हैं कई बार। कॉम्पेंसेशन जो हमने बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफर करती है और जो किसान और जो लोकल लोग हैं जिनकी ज़मीन इस एयरपोर्ट में जाने वाली है, तो उनके साथ ये नेगोशिएशन में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो उसके ऊपर वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स के भी चांसेस होते हैं। जितना वो जल्द से जल्द क्लोज करे तो उतना जल्दी वो एयरपोर्ट हम लोग एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट फेज़ में देख सकते हैं।
अब हम लोग ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रियल इस्टेट जो इफेक्ट्स है उसके क्या इंडिकेटर्स या क्या शिफ्ट हो सकते हैं जो 5 या 7 साल में हम लोग देख सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जो 5 से लेके 7 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे में जितने डेवलप्ड एरिया आता है उसको इम्पैक्ट क्या करता है कि आपका अगर एप्रिसिएशन हो रहा है तो नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट डेवलप होते हैं, हाई डिमांड होती है रेसिडेंशियल प्लॉट्स के लिए, सेकेंड होम के लिए एक पॉसिबिलिटी लोगों में डिमांडिंग हो जाती है, और मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट होती है रेसिडेंशियल और कमर्शियल के लिए। इसका टाइमिंग और ड्राइवर्स अगर हम देखते हैं तो इसका लैंड एक्विजिशन होने के बाद तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होना चालू हो जाता है, रोड, वाटर, पावर या सीवेज ट्रीटमेंट, तो उसी तरह से एक एरो सिटी का डेवलपमेंट आना चालू हो जाता है और कनेक्टिविटी और उसका भी डेवलपमेंट पैरेलली शुरू हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट है कि इसमें ट्रांजिट कॉरिडोर्स जो होते हैं इसकी कनेक्टिविटी कैसी होती है। तो बेसिकली मेन रोड जो होते हैं एयरपोर्ट को जो कनेक्ट करते हैं या पुणे सिटी को जो कनेक्ट होंगे, खासतौर पे सासवड, और वहाँ से जो लॉजिस्टिक्स हब्स, वेयर हाउसिंग, होटल्स और जो भी आपके कॉरिडोर्स हैं उनको जो कनेक्टिविटी मिलेगी उस हिसाब से उसके ट्रांजिट कॉरिडोर्स और ये डेवलप हो जाएंगे। इसका टाइमिंग अगर हम देखते हैं तो इसका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जितना जल्द से जल्द रोड कनेक्टिविटी में करती है या अनाउंसमेंट रिंग रोड्स और हाईवेज़ को अपग्रेड करती है, प्राइवेट डेवलपर जितने जल्द से जल्द होटल्स और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद, तो उतना फास्ट ये टाइमिंग और ड्राइवर हो सकता है। तीसरा है कि लग्जरी और मिड हाउसिंग सेगमेंट्स होते हैं। कुछ टाउनशिप्स जो आती है यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी की एक्सपेक्टेड रहती है एयरपोर्ट के बाजू में, उसके साथ एमिनिटीज़ आ जाती है, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हो जाता है और एयरपोर्ट फेसिंग व्यूज़ और क्लोजनेस ज़्यादा आने से डिमांडिंग बूस्ट हो जाता है रियल इस्टेट में। इसका टाइमिंग और ड्राइवर अगर हम देखते हैं तो खास तौर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम जैसा हो जाता है तो धीरे धीरे लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं, बायर का कॉन्फिडेंस आ जाता है और मिड सेगमेंट टाउनशिप वाले प्रोजेक्ट्स वहाँ आने शुरू हो जाते हैं। चौथा है कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट का, जैसा हमने देखा है कि अगर आपका रोड कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ आपकी लॉजिस्टिक्स, कार्गो, वेयर हाउसिंग, होटल और हॉस्पिटलिटी सर्विस इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है और उसके साथ साथ आपका एक टेक पार्क और बिजनेस पार्क भी लीवरेज हो जाता है जो एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहता है। ये सब डेवलपमेंट ड्राइवर और कनेक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद तुरंत ये पैरेलली डेवलप होना चालू हो जाता है, खासतौर पे इंडस्ट्रियल जोनिंग और जहाँ पे कंपनी क्लोज बाय एयर होती है कनेक्टिविटी से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्पेकुलेशन और रिस्क जोन। अब होता है दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर स्पेकुलेशन, ओवर वैल्यूएशन रिस्क हो जाती है। कभी कभी छोटे प्लॉट्स होते हैं जहाँ पे अन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं या इलीगली कुछ इश्यूज होते हैं तो वहाँ पे रिस्क हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों का हमें थोड़ा सावधानी रखना है, समझना है। और कोई भी प्लॉट या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने समय लीगल क्लियरेंसेस, जो भी पेपर वर्क है, टाइटल क्लियरेंसेस हो, समझना बहुत ज़रूरी होता है। जल्दबाजी करने की ज़रूरी नहीं होती है हर चीज़ों में। जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंट प्रोसेस फॉलो करना है, लॉयर का एक ओपिनियन लेके ही हमें इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करना है। अब हम ये देखते हैं कि जो कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी एप्रिसिएशन और रियल एस्टेट मार्केट को बूम करेंगे जो एयरपोर्ट आने के बाद। तो बेसिकली ये होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके गवर्नमेंट के फॉर्मल नोटिफिकेशन जो एक्विजिशन को लेके आते हैं। तो लैंड एक्विजिशन जैसे हमने बोले ये सबसे पहला प्राइम फैक्टर होता है कि जैसा लैंड एक्वायरमेंट चालू होता है किसानों का और लैंड लोकल लोगों का, उसमें ये फॉर्मल नोटिफिकेशन और लैंड एक्विजिशन का अपडेट समझना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम अपडेट लेना ज़रूरी है। उस तरह से उसके इंडिकेटर्स होते हैं कि एप्रिसिएशन और रियल इस्टेट मार्केट को बूस्ट कैसे कर सकता है। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट और एग्जीक्यूशन, स्पेशली रोड्स, रिंग रोड, हाईवेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इसके एक ऐड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट और एग्जीक्यूशन एयरपोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए। और तीसरा है कि लीगल स्टेटस, जैसा हमने पहले भी बोला है कि जो भी नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन वाले जो प्लॉट्स है उसके जो प्रोसेस एग्रीकल्चर प्लॉट उसको एनए प्लॉट कन्वर्ट करके लेआउट, रेरा रजिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, ये सब देखना ज़रूरी होता है। चौथा है कनेक्टिविटी, ट्रैवल टाइम टू एग्जिस्टिंग सिटी, या पुणे शहर से एयरपोर्ट को कैसी कनेक्टिविटी दी जा रही है, उसकी डेवलपमेंट कैसे आने वाली है वो भी समझना ज़रूरी है। और दूसरा होता है कि रियल इस्टेट वर्सेस स्पेकुलेटिव डिमांड। बहुत बार ऐसा होता है कि बायर जो होते हैं वो काफ़ी उनको रिक्वायर होती है घर की, ऑफिस की, कमर्शियल स्पेसेस की, और उसके अगेंस्ट में स्पेकुलेशन क्या दिया जा रहा है। तो स्पेकुलेशन जो होता है कि एक डिमांड किया जाता है, इन्फ्लेट प्राइसेस बढ़ाने के लिए स्पेकुलेशन किया जाता है, तो वो भी प्राइसेस को करेक्शन करना ज़रूरी होता है, रियलिस्टिक में देखना ज़रूरी होता है कि आपके स्पेकुलेशन अननेसेसरी प्राइसेस को बढ़ावा न दे
ताकि जो भी वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट ही होना ज़रूरी है। कॉम्पेंसेशन और लैंड ओनर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। आपस में दोनों का एक दूसरे के साथ तिल मिल बैठना ज़रूरी होता है। एक दूसरे के साथ ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होने से ये एक फेयर नेगोशिएशन होता है और जल्द से जल्द ये ख़त्म होता है लैंड एक्विजिशन, तो आगे वाले फेजेस शुरू होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये सब मद्देनज़र को देखते हुए हमारा असेसमेंट ये बोल रहा है कि अगर पुरंदर को अगर हम लोग एयरपोर्ट का ट्रांसफॉर्म रियल इस्टेट मार्केट में कितना जल्दी हो सकता है, वो उसी पे डिपेंड करेगा कि लैंड एक्विजिशन कितना जल्दी हो जाए। अभी जो ये अपडेट आई है कि 50% के ऊपर लैंड एक्विजिशन हो गई है, बाकी लैंड एक्विजिशन का भी प्रोसेस चालू है। जो भी नेगोशिएशन है वो नेगोशिएशन गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों की तरफ, किसानों या लोकल लोग हैं जिनकी लैंड इस एयरपोर्ट में जा रही है, उनके साथ नेगोशिएशन चालू है। तो ये देखना ज़रूरी है कि एप्रिसिएशन जो भी है वो डिपेंड करेगा कितना फास्ट लैंड एक्विजिशन जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा है कि टाइम लैग जो है ये हम लोग को कम से कम 5 से लेकर 7 साल देना पड़ेगा। एक बार एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब कंस्ट्रक्शन पोजीशन में जब ये चालू हो जाता है तो उसके बाद 5 से 7 साल एक बार डेवलपमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद ही रियल इस्टेट के एप्रिसिएशन के बेनिफिट्स हमें देखने मिलते हैं। और तीसरा है कि ओवर वैल्यूएशन प्लॉट्स जो है उसको भी हमें समझना है, अननेसेसरी स्पेकुलेशन में नहीं जाना है और देखने का है कि रियलिस्टिक में मार्केट में क्या डिमांडिंग है, क्या अप्रिसिएशन होना है, वो प्लानिंग बिल्कुल ठीक तरह से करना है। और उसके साथ साथ अप्रूवल ज़रूरी है कि ये देखना है कि लीगल टाइटल जो भी प्लॉट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी प्लॉट हम देख रहे हैं उसका प्रॉपर लीगल ड्यू डिलीजेंस लॉयर के थ्रू हमें ये समझना ज़रूरी होता है। और बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड करना ज़रूरी है। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेके इन्वेस्ट करना है ताकि कम प्राइस में इन्वेस्ट करें और ज़्यादा प्राइस में आप एप्रिसिएशन लेके बाहर आए रिटर्न्स लेके। तो ये जल्द से जल्द हमें बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है और प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ प्रोसेस फॉलो करना है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस आज हमने समझने की कोशिश की कि पुरंदर एक एयरपोर्ट जो है ये काफ़ी गेम चेंजर होने वाला है महाराष्ट्र के हिस्ट्री में और ये बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और इसको हमें टाइम टू टाइम अपडेट लेना ज़रूरी है कि किस तरह ये गेम चेंजर एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है इसके ऊपर हमें कैसे सावधानी से ये बारकाई से ये पूरा जो भी नोटिसेस या जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसको हमें वॉचफुल रहना है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।